एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर चैनल गुरु द्रोण पब्लिक स्कूल। मैं यहाँ फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ और आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेंस टुडे। सो उससे पहले आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू बी सेफ एट होम एंड गेट कनेक्टेड विथ योर स्टडी। ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ योर स्टडीज़। और आप जो है घर पे जो भी अवेलेबल हो पा रहा है, जितना भी आपको मेरे थ्रू या मटेरियल के थ्रू जो भी मिल रहा है वो आप घर पे करते रहें एंड पॉजिटिव सोचिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन, अब जो है टाइम इज़ गोइंग ऑन, पासिंग ऑन, और कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट वी हैव वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ एंड वी हैव टू बी पेशेंस एंड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आज जो है हम लोग टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी आज इस क्लास को देख रहे हैं या जो भी नए हैं अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप बेनिफिट उठाइए। क्योंकि इस वक्त जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश अब करूँगी कि आपको फ्रिक्वेंटली क्लासेस प्रोवाइड किया जा सके। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। तो अभी आज टेंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और टेंस में जो है इंग्लिश इज़ ओवरऑल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। इन्वाइब करना है आपको, उसको समझना है। इन्वाइब मतलब समझते हैं आप लोग, जब कोई चीज़ सोख लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करना है हमें लैंग्वेज को, हमें रटना नहीं है। किसी भी क्लास में हम बचपन से टेंस पढ़ते हैं या ग्रामर का हर चीज़ जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस मतलब सब कुछ पढ़ते हैं, बट हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उसको इन्वाइब नहीं करते, हम उसको प्रैक्टिकली जो अप्लाई नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है जो भी आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो टेंस के अंदर, टेंस में स्टार्ट करने से पहले मैं जो है कुछ ऐसी चीज़ें बता देना चाहती हूँ जिससे कि बाद में आपको जब टेंस स्टार्ट करूँ तो प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमें ग्रामर में पढ़ना क्या है, ग्रामर जो है क्या क्या इन्वॉल्व करता है, टेंस के साथ जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे वर्ब मैंने पढ़ाया तो नहीं है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, लेकिन एक वीडियो बनाया था यूसेज ऑफ बेस फॉर्म। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक है वर्ब का फॉर्म्स एंड ऑल जो है वो आपका क्लियर हो जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चीज़ को आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पे आप अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो वर्ब से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वर्ब जो है वो बेसिक है, उसके बिना आप नहीं कर सकते कोई भी चीज़ आप। क्योंकि वर्ब का यूसेज कहाँ कहाँ होता है आप खुद देख लें। क्योंकि टेंस तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन वर्ब पे बेस्ड जो चैप्टर्स होते हैं वो आप देखिए क्यों हम वर्ब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लेते हैं, इम्पॉर्टेंटली उसको हैंडल करते हैं। वर्ब पे बेस्ड जो चैप्टर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए, आप एक बार देख लीजिए इसको। वर्ब पे बेस्ड होता है टेंस, और टेंस के बिना नरेशन नहीं होता। वर्ब तो अपने आप है ही, वर्ब है तो वर्ब पे बेस्ड हमें क्या क्या पढ़ना होता है। क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद जो है आपका वर्ब इटसेल्फ। इतने सारे जो हैं चैप्टर जो है वो आता है। जैसे नरेशन है तो पैसिव वॉइस भी आ जाएगा आपका, नरेशन एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी हमें इसी में पढ़ना होता है। वर्ब पे बेस्ड, अगर आपका वर्ब क्लियर नहीं है तो ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। इसलिए टेंस ये सारे जो है टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ तो ये वर्ब बेस्ड होते हैं। और अगर आपका वर्ब का जो फंक्शन क्लियर नहीं है तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। जो टॉपिक हैं वो वर्ब बेस्ड होते हैं और इसीलिए मैं वर्ब पहले स्टार्ट करती हूँ अपने क्लास में। तो यहाँ पर देखिए एक और है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
एक ये भी टॉपिक है, चैप्टर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो देख लीजिए आप कितने सारे चैप्टर्स टॉपिक हैं ग्रामर के जो कि हमें वर्ब पे बेस्ड होते हैं। टेंस, नरेशन, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सारे जो है टेंस पे बेस्ड हैं, वर्ब पे बेस्ड हैं। तो ये जितने भी हैं हम लोग, इसीलिए वर्ब का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ब का फंक्शन क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे ग्रामर का पोर्शन समझ में आएगा। तो ग्रामर में अभी जो मैंने बताया, इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पढ़ना है ग्रामर में वो देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, okay, conjunction, interjection, and lastly we study article। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 9 जो है हम पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो है एक बहुत ही वाइड चैप्टर होता है, इसलिए मैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही रखती हूँ और इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते हैं। इनके अलावा जो मैंने इससे पहले बताया वो सारा जो है ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर जो है हमें वो सब पढ़ना है उसमें। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेंस है। तो आपने देख लिया कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं और ग्रामर में कितना सिलेबस होता है, पूरा कितना मतलब हमें देखना होता है ग्रामर का, तो वो हमने देख लिया। अब हम जो है टेंस का स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि जो इंग्लिश में जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं या लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये आपका जो है बेस बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसको ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट ही ऐसे करेंगे ताकि आपको वहाँ तक लेके जाएं, उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है, यानी यू आर वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच है। तो सबसे पहले फ्रेज क्या होता है इंग्लिश में, देखिए फ्रेज जो है इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, group of words without meaning is phrase, right? मतलब ये कि कोई भी सेंटेंस फॉर्म जो होता है, हम ये सब क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर का इतना सारा जो पोर्शन है दिखाया मैंने अभी आपको, वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो है हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकें, सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी है वो देख सकें, या इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते, कैसे ये फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग, जैसे राम एंड श्याम, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 दिया, राम एंड श्याम। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट? फ्रेज से हम सेंटेंस पे आएंगे। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग।
विदाउट कंप्लीट मीनिंग, सॉरी यहाँ पे आप कंप्लीट लगा ले, विदाउट मीनिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। विदाउट कंप्लीट मीनिंग यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका पूरा मीनिंग नहीं, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं राम और श्याम। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें हमें आगे कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये क्या मतलब क्यों लिखा गया है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन द क्लास, मान लीजिए मैंने कहा इन द क्लास, तो ये इन द क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, जैसे कि राम एंड श्याम, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इन द क्लास, माई क्लास, ये सब जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक पार्शियल मीनिंग बता रहे हैं, पूरी तरह से ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको फ्रेज कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपने देख लिया कि फ्रेज क्या होता है। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने जो डेफिनेशन बताया था फ्रेज का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, तो वहाँ पर उसका, या फिर मैंने जो लिखा था वो क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, तो उसका जो विदाउट में आउट है उसको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, अगर सेंटेंस में सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स क्या कि जो आप बोल रहे हैं उसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे काट कर फ्रूट दो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप खुद सोचिए ध्यान से, मुझे काट कर फ्रूट दो, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, पहले मुझे काटो फिर फ्रूट दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स को गड़बड़ कर दिया, यहाँ गड़बड़ यही हुआ। तो अब उसकी मीनिंग क्या हो गई, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा क्लियर। तो इसके लिए हमें अरेंजमेंट्स जो है वर्ड्स का वो भी जो है सही रखना होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट सेंस इस सेंटेंस। जैसे मैंने ये कहा कि अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट प्लस क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग। आप देखिए, कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दोनों जो है एक साथ जब रहेगा तब आपको सेंटेंस क्लियर होगा, यानी कि सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसका पोजीशन सही होना चाहिए, उसका मीनिंग पूरा पूरा आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और तीसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग यही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो अरेंजमेंट अब मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी ग्रामर का कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सेंटेंस का
जो क्लियरेंस है, मतलब सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, और जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो ऐसा होगा। अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर, कि किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ आना चाहिए, वही तो हुआ स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, तो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स क्या होगा? स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके लिए हमें। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स हैं उसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर को इंग्लिश में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पोजिशंस ऑफ वर्ड। पहली बात कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इसको मैंने कहा था कि इसको डूअर भी बोलते हैं सब्जेक्ट को। वर्ब तो मतलब स्ट्रक्चर का यही पोजीशन होता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले कर्ता होता है, फिर क्रिया, फिर कर्म, यही तो पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर। अब देखिए कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वर्ब के में क्या पढ़ते हैं हम? वर्ब में फिर दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं और दूसरा मेन वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है? इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा। और मेन वर्ब जो उसको दूसरे टर्म में बोला जाए तो मेन वर्ब जो वो होता है सेंटेंस में जो एक्शन का एहसास कराता है, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। सेंटेंस में एक्शन का काम करता है, ठीक है। अब ये एक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जो होता है वो हमें कई रूप में देखने को मिलता है, जैसे V1, V2, V3, V1 प्लस ing, ओके। एंड इससे पहले एक और होता है V1 S या ES, ठीक है। V1 प्लस S या ES एंड V1 प्लस ing, इन फॉर्म्स में हमें ये दिखते हैं जो हमारा मेन वर्ब होता है, यानी कि इनको हम इस फॉर्म में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं कि मतलब जो है सेंटेंस का मतलब हमने क्लियर कर लिया कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का मतलब है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट मीनिंग, दोनों जब एक साथ कॉम्पैक्ट होगा तभी जाके सेंटेंस का फॉर्मेशन हो पाएगा और उसका मीनिंगफुल हमें मीनिंग उसका कंप्लीट हो पाएगा। तो सेंटेंस आपने देख लिया, सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब जो है काइंड्स देखते हैं कि सेंटेंस में जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसका काइंड क्या, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। जब मैं टेंस स्टार्ट करूँगी ना तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल नहीं करानी पड़ेगी मुझे, आप खुद समझ जाएंगे कि सेंटेंस के टाइप्स पहले जान लें एटलीस्ट। जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात हो रही है तो टाइप्स तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो काइंड्स होते हैं जैसे सेंटेंस के, वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हम दो तरह का सेंटेंस पढ़ते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर फर्दर जो है वो हम अफर्मेटिव दो तरह का होता है। अफर्मेटिव में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव में ही इसको एक और नाम से बोलते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो होता है क्या, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा एक होता है जो असर्टिव में हम एक और जो पढ़ते हैं
वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है नॉट, यानी कि जो नॉट है इसको नॉट जो मिलकर बनता है, सिर्फ नॉट चाहिए आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब इसी की ज़रूरत है, इसमें आपको और कोई बदलाव नहीं है। अफर्मेटिव के जैसा ही होता है, बस आपको एक वर्ड ध्यान रखना होगा नॉट का। तो नॉट जो है वो मिलकर क्या बनाएगा? नॉट जब इसमें ऐड हो जाएगा तो वो निगेटिव सेंटेंस बनाएगा, यानी कि सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अगर नॉट केवल ऐड कर देंगे तो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? हो गया आपका निगेटिव। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, या और दूसरा जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो देखिए, इससे एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि निगेटिव सेंटेंस अगर है और उसमें नॉट है, निगेटिव है तो और नॉट होगा ही, तो नॉट के बाद जो है, मतलब नॉट किसके बाद आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, तभी जाके वो निगेटिव सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स बताए, पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को हम नॉट यूज़ करके बनाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया, बता दिया। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमें यही जो 2-3 तरह का सेंटेंस है वो इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना, क्योंकि इसको हम टेंस में पूरा अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ पहले ही। जैसे कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है स्टार्ट, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगा, वो है क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, देखिए एक चीज़ पहले बता दूं आपको, इंटेरोगेटिव जो है ना वो 2 तरह से बनता है। एक तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक जो होता है वो होता है क्लोज आंसर सेंटेंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है, पहले क्लोज एंडेड देख लेते हैं। तो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है, उसका जो रिप्लाई आता है वो यस या नो में आता है सिर्फ। जैसे मैंने कहा कि आपने ब्रेकफास्ट किया, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? यस या नो। जैसे ही मैं पूछूंगी आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, क्या खाया, तो क्या आप यस या नो का आंसर कर सकते हैं? इसका नहीं कर सकते, यस या नो में आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सेंटेंस क्लोज एंडेड होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड होते हैं, उसका रिप्लाई यस या नो होता है। तो इनका जो फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। पहले इसको हम कैसे बनाते हैं। इस तरह का जो सेंटेंस है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही।
तो ये होता है। अगर इस तरह के सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, जो कि जिसका रिप्लाई आपका येस एंड नो आए। जैसे मैंने कहा, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आप बोलेंगे येस या नो। हैव यू सीन द ताज, येस या नो। आपने ताजमहल कब देखा है। अब आप देखिए क्वेश्चन बदला, वर्ड्स बदले, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ये जो है इसमें आप येस या नो नहीं बोलेंगे, लेकिन दोनों ही सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, इसीलिए मैं दो टाइप्स में बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्लोज एंडेड हो गया। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ओपन एंडेड। ये जो होता है ना क्लोज एंडेड, ये कन्वर्सेशन को क्लोज कर देता है। यहाँ से जैसे ही हम कोई इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका जैसे रिप्लाई येस या नो आएगा तो उसका कन्वर्सेशन क्लोज हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जैसे ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ, कन्वर्सेशन को ओपन कर देता है। मतलब जैसे मैंने पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो अब आप उसके बाद क्या हो गया, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। आप वहाँ पे येस या नो बोल के नहीं निकल सकते, आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो ये कन्वर्सेशन को ओपन कर देता है, ये कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। तो इसलिए ओपन एंडेड जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब WH फैमिली, WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, ये सब, वेयर, ये सारे जो होते हैं WH फैमिली होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आ जाता है इसमें, और इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। बस क्वेश्चन वर्ड जो है, जो कि हम बोल रहे हैं WH फैमिली, जिसको क्या बोलेंगे आप, WH फैमिली, ठीक है। आप समझ लीजिए इसको। WH फैमिली का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, WH फैमिली के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपका चेंज क्या हो जाएगा, ये आगे जो है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, ये इस वाले स्ट्रक्चर के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो आपका ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लिया, काइंड्स देखा सारा। अब जो है अपना जो मैंने इससे पहले बताया है उसको देखिए, उसके फॉर्मेशन को देखिए, उसका स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है वो देखिए, और उससे के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पर आपको हर टाइप का एक एक सेंटेंस लिख दिया है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, असर्टिव का दो बताया, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर देखिए सोहन क्या हो गया, ये सोहन सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव में मैंने क्या बताया था कि अफर्मेटिव में ही सिर्फ नॉट लग जाता है तो वो निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट था, तो सोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये फिर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया, तो आपका बन गया निगेटिव। फिर मैंने सेकेंड टाइप जो बताया था वो था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड का मतलब होता है जो कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और वो क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है। जैसे इज सोहन राइटिंग अ लेटर, क्या सोहन एक लेटर लिख रहा है। जैसे ही क्या सोहन राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या सोहन एक लेटर लिख रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो लिख रहा है या तो नहीं लिख रहा है, तो येस या नो में आएगा। तो इसको हमने बना दिया इज सोहन राइटिंग अ लेटर। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाता है, आगे उठ के आ जाता है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आता है एंड देन मेन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओपन एंडेड में क्या होता है? ओपन एंडेड में जैसे कि जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, WH फैमिली होती है, उससे स्टार्ट होता है। तो सेम होता है, बस जो है WH फैमिली को आपको आगे लगा देना है, बाकी सारा जो है इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वही होगा, यानी कि इसके आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो इसी सेंटेंस को मैंने बताया कि क्या सोहन पत्र लिख रहा है, तो इसी को मैंने क्या बोल दिया, सोहन क्यों पत्र लिख रहा है। अगर मैंने बोला सोहन क्यों पत्र लिख रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वाई इज सोहन राइटिंग अ लेटर, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब एंड देन ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है या WH फैमिली, बात एक ही है, ये आपको आगे लगा देना है। तो ये आपका हो गया सेंटेंस के टाइप्स। और ये जो है हम टेंस जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही टेंस स्टार्ट होगा आपको ये तीनों टाइप्स हर टेंस में बनाना होगा। हर टेंस में आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना होगा। इसीलिए मैंने ये आपको क्लियर किया है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको और जब हम टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल्स में आपको पता चलेगा, लेकिन एक बेसिक क्लियर हो गया, आपका बेसिक यहाँ पर पता चल गया। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इनको मैंने यूसेज ऑफ बेस फॉर्म में मैंने सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बताया था कि कहाँ कहाँ जो है यूसेज ऑफ बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म का यूज़ जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो उनमें मैंने वो सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर किया था, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। आपका पूरा ओवरव्यू, टेंस कैसे समझेंगे आप, किस तरह से जो है सेंटेंस बनेगा, कैसे हम टेंस सीखेंगे, लर्न करेंगे, ना कि रटेंगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह से। और जो है आप लोग पूरा जो मैंने आपको बताया अभी, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, अच्छे से समझिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस स्टार्ट करूँगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही मैं टेंस स्टार्ट करूँगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आएंगी और मैं फिर फ्लो में आगे बढ़ते जाऊँगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा। तो इसको अच्छे से समझिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास जैसे ही टेंस की क्लास डालूँगी तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।